सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट में किसके लिए एक नई A+ श्रेणी शुरू की है? तो आंसर होगा अंपायरों के लिए। तो अभी बीसीसीआई ने क्रिकेट में अंपायरों के लिए एक नई A+ श्रेणी शुरू की है और जो नितिन मेनन है जो कि वर्तमान में आईसीसी एलीट पैनल में एकमात्र भारतीय हैं, उनके अलावा 9 अन्य अधिकारियों को A+ श्रेणी में रखा गया है। तो A+ और A श्रेणी इसके अंपायरों को प्रथम श्रेणी के जो खेल होंगे उनके लिए प्रतिदिन 40,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा, जबकि B और C श्रेणी के अंपायरों को प्रतिदिन 30,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। बाकी बीसीसीआई मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया स्थापना होती है 1928 में। हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। इसके सचिव हैं जय शाह और इसके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। बाकी अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था बीसीसीआई का एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल ये किसे बनाया गया? विनीत सरन को बनाया गया। और वैसे अभी सौरव गांगुली को ब्रिटिश संसद ने सम्मानित भी किया था, ये नाम भी याद रखना। तो ये पॉइंट भी याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री जी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा वरुण। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया। अभी नई दिल्ली में आयोजित स्वावलंबन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने इसका प्रदर्शन किया गया। तो अब पूरी तरह परीक्षण के बाद युद्ध में पहली बार भारतीय नौसेना युद्ध पोतों पर इस्तेमाल करेगी इसको। इसके बाद ये इंसानों को ले जाने के लिए भी इस्तेमाल होगा। ये जो वरुण ड्रोन है ये एक बार में कितनी उड़ान भर सकता है? तो 25 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। 25 से 33 मिनट का समय इसको लगेगा ये रेंज पूरी करने में। कितना वजन उठा सकता है? तो 130 किलो का ये भार उठा सकता है। और जमीन से कितना ऊपर उड़ेगा? ये 2 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ेगा। इसे एक स्टार्टअप है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, उसने इसको तैयार किया है। अच्छा, अब से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगा और ये वही सभी क्वेश्चंस होंगे जो आपके करंट अफेयर्स में अभी बने हुए थे। तो आंसर करना और देखना कितने क्वेश्चंस का आप आंसर कर पाते हो, आपकी तैयारी कैसी है, बेसिकली इससे ये पता चलेगा। तो पहला प्रश्न कि अभी किस ड्रोन बनाने वाली कंपनी को 2022 के सर्वश्रेष्ठ ड्रोन संगठन स्टार्टअप श्रेणी से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा IG ड्रोन। दिल्ली का एक ड्रोन स्टार्टअप है ये। इसी तरह से ड्रोन स्टार्टअप एक और है गरुड़ एरोस्पेस। अभी आपको याद होगा इसने कहां पे अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित किया? तो आंसर होगा मलेशिया में। महेंद्र सिंह धोनी अभी इसके ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। चलो आप तो ये बताओ, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव का आयोजन अभी कहां पे किया गया था? नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री जी ने किया। और अगर आपसे पूछे कि स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तराखंड। और वैसे मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट को किस राज्य में शुरू किया गया था? तो आंसर होगा तेलंगाना में। और किस देश ने ड्रोन के आयात यानी कि इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया? तो आंसर होगा भारत ने। जबकि नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश बना कौन सा? इजराइल। प्रधानमंत्री जी ने भारत में खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव करने के लिए कितने किसान ड्रोन शुरू किए थे? तो आंसर होगा 100। आप जानते हो देश का पहला ड्रोन स्कूल ये कहां पे खोला गया? ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का भी आयोजन किया गया था। चलो बताओ, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब ये कहां पे स्थापित की गई? तो आंसर होगा केरल में। तो ड्रोन से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको याद होने चाहिए। ये वह सभी प्रश्न हैं जो 2022 में यानी कि इस साल हमने करंट अफेयर्स में पढ़े। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 जुलाई को। तो हर साल 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को रेडियो के महत्व के बारे में बताना। और 23 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 23 जुलाई 1927 को एक प्राइवेट कंपनी थी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, उसके तहत बॉम्बे स्टेशन से देश में पहली बार रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। और आपको बता दूं 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो बनी थी। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे।
एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे भी होता है, वो हम कब मनाते हैं? 12 नवंबर को। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला एक रेडियो चैनल शुरू हुआ था जिसका नाम है रेडियो अक्स। ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था? नागपुर में। और वैसे वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। चलिए अब जुलाई में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हमने मनाए थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 जुलाई को 3 डे मनाए, नेशनल डॉक्टर डे, जीएसटी डे और चार्टर्ड अकाउंट डे। 2 जुलाई को भी 3 डे मनाए। एक तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ये जुलाई के पहले शनिवार को मनाते हैं, तो इस बार हमने 2 जुलाई को मनाया। वर्ल्ड यूएफओ डे और वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे यानी कि विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया। और अभी 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया। अभी 7 जुलाई को पहली बार किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया था। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया और 12 जुलाई को ही विश्व पेपर बैग दिवस मनाया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। 20 जुलाई को अभी वर्ल्ड चेस डे मनाया था और 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया। तो जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट डेज आप याद रखना, और अगर इनकी क्विज आप लगाना चाहते हो यानी कि हर मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनकी क्विज बना करके अपलोड कर दी जा चुकी है आपकी करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो वहां जाकर के अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एग्जाम आने तक ये आप भूलो नहीं। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी 25 जुलाई 2022 से पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग कहां पे शुरू होगी? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग ये 25 जुलाई 2022 से नई दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। तो ये महिलाओं के लिए अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता है जो कि 25 जुलाई को शुरू होगी और 29 जुलाई 2022 तक चलेगी। और अगर आपसे पूछें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो भी चौथा संस्करण हुआ था कहाँ? पंचकुला हरियाणा में, जिसका शुभंकर मैस्कोट था धाकड़ और इसमें टॉप पे रहा था हरियाणा। फिर आपने देखा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण हुआ बंगलुरु में, उसमें टॉप पे था जैन यूनिवर्सिटी, ये बंगलुरु की है। और इस गेम्स का शुभंकर क्या था? वीरा। अच्छा मैं आपको बता दूं अभी दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में, वो भी याद रखना। अच्छा चलो आप लोग मुझे बताओ किसी भी एक भारतीय फेंसिंग प्लेयर का नाम, और एक का नाम तो अक्सर न्यूज में रहता है, वो तो आप जानते ही होंगे। मैं बात कर रहा हूं भवानी देवी की। ये अभी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर भी बनी थी। फेंसर मतलब वही तलवारबाजी। अच्छा नई दिल्ली की बात है ना, दिल्ली से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद होने चाहिए। एक तो इसके नए उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, उनका नाम क्या है? विनय कुमार सक्सेना। और अभी दिल्ली हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने सतीश चंद्र शर्मा। आप जानते हो अभी दिल्ली सरकार ने ही मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की थी। और भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये कहाँ पे बनेगा? दिल्ली में ही। बताओ भारतीय रेलवे कहाँ पे सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा? किशनगंज दिल्ली में। और देश का पहला स्मोक टावर कहाँ पे लगा? दिल्ली में। और आपको याद होगा प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब ने जीता, जो कि इसका 8वां संस्करण था। दबंग दिल्ली ने जीता पटना पायरेट्स को हरा करके। अभी दिल्ली ने ही मिशन कुशल कर्मी योजना शुरू की थी, निर्माण श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। और याद रखना जो द्वारका एक्सप्रेसवे है इसको भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो कि किसको किसको जोड़ेगा? दिल्ली के द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ेगा, जिसकी लंबाई कितनी है? 29 किलोमीटर है। इसे हम किस किस नाम से जानते हैं? एक तो द्वारका एक्सप्रेसवे कह दो, एक नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड कह दो, और एक नेशनल हाईवे 248BB इसे आप कह सकते हो। 2023 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ अभी हाल ही में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा बुरहानपुर। तो अभी मध्य प्रदेश का बुरहानपुर ये देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। तो बुरहानपुर याद रखना देश का पहला जिला है जहां सभी 254 गांव के लोगों को नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं, या आपको शायद याद भी आ रहा होगा
कि हर घर जल वाला अभी 100वां जिला कौन सा बना था? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। और आप जानते हो जल जीवन मिशन, इसका लक्ष्य क्या है और कब का है? हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन करना। और कब तक का लक्ष्य है? 2024 तक का। अगर मैं आपसे पूछूं हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा गोवा। ये जल जीवन मिशन शुरू कब हुआ था? 2019 में। वैसे वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और एक और प्रश्न का उत्तर दो कि 2022 में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की अभी घोषणा हुई थी, उसमें टॉप स्टेट कौन सा था? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आपको याद होगा 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा उड़ीसा का पुरी। और जल से एक अवार्ड भी आपको याद रखना है जिसे कहते हैं स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 का। किसे मिला? प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रुट्सर्ट को। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहा जाता है। चलो एक और प्रश्न का उत्तर दो। वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा इंदौर। तो जल है तो कल है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा धृति शाह। तो धृति शाह ने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर। इस बुक में उन उद्यमियों के इंटरव्यूज हैं जिन्होंने चुनौतियों का सामना किया और अपने स्टार्टअप्स को सफलतापूर्वक बढ़ाया। धृति शाह ये C2C ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट लिमिटेड में एसोसिएट डायरेक्टर हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है। आप जानते हो जे सिंह, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। इस बुक को अभी हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर उन्होंने लॉन्च किया। राजेश तलवार ने कौन सी बुक लिखी थी? द बॉय वो रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन। और डॉक्टर थॉमस मैथ्यू रतन टाटा जी की बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी। तो ये सब याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी किस राज्य सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक लाने के लिए डेलॉइट इंडिया को एक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के स्तर पर लाने की योजना का सुझाव देने के लिए डेलॉइट इंडिया को एक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। आपको बता दूं कि 238.8 बिलियन डॉलर के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और डेलॉइट ये एक अंतरराष्ट्रीय पेशेवर सेवा नेटवर्क है जिसका हेडक्वार्टर है लंदन में। अब बात यहाँ पे यूपी की है, तो ये रहा मैप में यूपी। देखो इसकी कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। और लखनऊ याद रखना, यहीं पे सिडबी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निर्वाचन क्षेत्र यही है, कॉन्स्टिट्यूएंसी। उसके अलावा आपको याद है अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही आम महोत्सव 2022 का आयोजन हुआ था। उसके अलावा भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी खोली गई लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया? लखनऊ में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और इनके ऊपर एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है द मॉन्क वुड ट्रांसफॉर्म्ड यूपी। किसने लिखा? शांतनु गुप्ता ने। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा यहां से कि अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल, सांस्कृतिक व पर्यटन जो कैपिटल है वो कौन सी बनी है 2022-23 के लिए? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश का वाराणसी। वाराणसी से अभी एक और प्रश्न आपके माइंड में आ रहा होगा कि रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर कौन सा बना? तो यही था वो, वाराणसी। आपको याद है अभी प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के केथेरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था। अभी 16 जुलाई की बात है ये। इसकी लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर है। ये एक 4 लेन एक्सप्रेस वे है। ये किस किस को जोड़ेगा? चित्रकूट जिले के गोंडा गांव को इटावा जिले के कुदरेल गांव से। अभी हमने पढ़ा था कि 13 एक्सप्रेस वे बनाने वाला पहला राज्य भी आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा भी की है। अभी उत्तर प्रदेश ने संभव पोर्टल भी लॉन्च किया था। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लता मंगेशकर जी के नाम पे एक चौराहे का नाम रखा जाएगा। और बताओ भारत का पहला अमृत सरोवर ये कहाँ पे बना है? उत्तर प्रदेश के रामपुर में।
और वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा आगरा। अभी उत्तर प्रदेश ने ही स्कूल चलो अभियान भी शुरू किया था। कहां से? श्रावस्ती जिले से। और अभी सब्जियों के उत्पादन में टॉप पर आ गया है यूपी। और अभी आपको याद होगा जो तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार थे उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में टॉप पर रहा था यूपी, और सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर था। अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने जो नॉइस पॉल्यूशन के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की थी उसमें टॉप पर था बांग्लादेश की कैपिटल ढाका और सेकंड पे था उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना रिलेटेड टू यूपी। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी जुलाई 2022 में किसने डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड प्राप्त किया? तो आंसर होगा ओलेना जेलेंस्का। तो अभी हाल ही में यूक्रेन की ओर से यूक्रेन की पहली महिला ओलेना जेलेंस्की को डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड दिया गया। ये पुरस्कार यूक्रेन के लोगों को स्वतंत्रता के लिए उनके साहसी संघर्ष और रशिया के आक्रामक युद्ध के खिलाफ उनकी पहचान के लिए दिया गया। आपको बता दूं, ये पहली बार है जब ये पुरस्कार किसी विशिष्ट व्यक्ति को नहीं बल्कि यूक्रेन के सभी लोगों को दिया गया, और उन सभी लोगों की ओर से ये किसने प्राप्त किया? ओलेना जेलेंस्का ने। और वैसे आपको बता दूं कि 2015 से इस पुरस्कार से मानवाधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा में साहस के लिए कार्यकर्ताओं आदि को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो अभी नाम याद रखना इनका। अच्छा, एक और नाम ये याद रखना आप, मैरिना वियाजोवस्का। ये भी यूक्रेन की गणितज्ञ हैं। नाम है मैरिना वियाजोवस्का। इनका नाम क्यों याद रखना है? अभी फील्ड मेडल 2022 ये इन्होंने जीता था और ये अवार्ड पाने वाली ये दूसरी महिला बनी थी। ये अवार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? याद होगा आपको, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है भाई, पढ़ा था ना अपन ने। एक सिंथिया रोसेंसबेक का नाम याद रखना। अभी वर्ल्ड फूड प्राइज विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 जीता इन्होंने। ये नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक हैं। और फ्रांसिस कैरे नाम भी इंपॉर्टेंट है। प्रिट्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने ये जो प्रिट्जकर पुरस्कार है ना, इस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल प्राइज कहा जाता है। तो ये मेरे ख्याल से पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी जुलाई 2022 में यूनाइटेड अरब अमीरात सरकार के द्वारा किस अभिनेता को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कमल हासन। तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात ने तमिल फिल्म उद्योग के एक फिल्म स्टार हैं कमल हासन, उनको अपना प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया। तो यूनाइटेड अरब अमीरात ये जो गोल्डन वीजा है ये विभिन्न क्षेत्रों के प्राप्तकर्ताओं, पेशेवरों और होनहार क्षमताओं वाले लोगों को ये गोल्डन वीजा देता है। और ये कितने समय के लिए वैलिड रहता है? 5 से लेकर 10 सालों के लिए। अच्छा, जीआई टैग कितने सालों के लिए दिया जाता है? वो भी 10 सालों के लिए। और किसी चीज का अगर पेटेंट आपके पास है तो कितने सालों के लिए होगा? 20 साल के लिए उसकी वैलिडिटी होती है। अब ये अवार्ड दिया यूनाइटेड अरब अमीरात ने, तो ये रहा मैप में यूएई। देखो, यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी है। यहीं पे आपको इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी इसकी दिरहम है। प्रेसिडेंट अभी नए बन गए। पुराने कौन थे? शेख खलीफा बिन जायद अल नयान, उनका भी निधन हो गया। नए बन गए हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान। और अभी अभी हमने पढ़ा था जो 2022 के एशिया कप है उसका आयोजन अब श्रीलंका में नहीं होकर के कहाँ पे होगा? यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में नेस्कॉम फाउंडेशन ने ग्रामीण महिला उद्यमियों की सहायता के लिए किस पहल के तहत कॉल सेंटर शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा डिजी वाणी। तो अभी नेस्कॉम फाउंडेशन ने गूगल के साथ मिलकर डिजी वाणी पहल के तहत 2 कॉल सेंटर शुरू करने की घोषणा की है। तो डिजी वाणी ये एक ऐसा स्थान होगा जहां ग्रामीण महिला उद्यमी कॉल कर सकेंगी और अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करने के लिए जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। ये जो 2 कॉल सेंटर है कहाँ पे खुलेंगे? नई दिल्ली और लखनऊ में। देखो, नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। इसके भी नए चेयरमैन बन गए हैं, उनका नाम है कृष्णन रामानुजम। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? हरीश मेहता थे। इनका नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इनका नाम न्यूज में था। इन्होंने अभी एक बुक लिखी है जिसका नाम है द मैवरिक इफेक्ट। अच्छा, ये तो है डिजी वाणी, लेकिन आपने नाम सुना होगा डिजी जोन का। एलआईसी ने ऑनलाइन पॉलिसी को बेचने के लिए मुंबई में डिजी जोन का उद्घाटन किया था, तो वो भी ध्यान रखना। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और गाइस, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करना।
और अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप है, पढ़ने वाला ग्रुप है, वहां पे एक बार इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर देना। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था नीति आयोग के नवाचार सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर रहा, तो आंसर होगा कर्नाटक। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया ताकि इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहे, टेस्ट लगाएं और देखें कि आपका स्कोर क्या रहता है। बाकी स्टूडेंट्स भी आपके टेस्ट लगाते, उनके साथ देखें कि उन्होंने कितने समय में कितने क्वेश्चन सही किए और आपका क्या स्कोर रहा। इससे आप लोगों के अंदर एक कंपटीशन की भावना आएगी और आप और मेहनत करने के लिए मोटिवेटेड फील करोगे। मोटिवेशन मैं कहता हूं ना, जैसे कि वीडियोस को लाइक करो, सपोर्ट करो, मोटिवेटेड फील करते हैं ना जब, तो और ज्यादा वर्क करने का मन करता है। तो वो आपके साथ भी होगा पढ़ाई में। और इनका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।